फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भारत के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। वहीं पूछ ले कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी कल्पना चावला, जो कि 1997 में गई थी। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी, पहली भारतीय महिला जो थी 1997 में गई थी, कल्पना चावला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, ड्रैगन सीड किसने लिखी थी? ड्रैगन सीड एक पुस्तक है दोस्तों। उसे किसने लिखा था? तो उसे जो लिखा था पर्ल एस बक ने लिखा था। ड्रैगन सीड जो लेखक कौन है? पर्ल एस बक हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल यहाँ कहाँ स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आगरा। 3 का क्या आंसर हो जाएगा? आगरा। इसे स्काई हॉक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्काई हॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात पूछे तो 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आज़ादी के बाद इसका जो स्थानांतरण कहाँ हो गया? आगरा में कर दिया गया। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। और बात करें, ये जो है वेगई नदी के तट पर है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मीनाक्षी मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वेगई नदी के तट पर है और यह एक हिंदू मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसूरी। लाल बहादुर शास्त्री संस्थान, ये जो प्रशासनिक सेवा अफसरों की प्रशिक्षण देता है, ये मसूरी में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो 5 का यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मसूरी। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? यहाँ 6 का जो सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो निम्न में से पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम जो है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मरमगाओ गोवा में, मरमगाओ बंदरगाह गोवा में पड़ता है दोस्तों, और यह भारत का सबसे बड़ा निर्जल गोदी बंदरगाह है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की? तो PMEH कार्यक्रम की जो शुरुआत की है दोस्तों, ये किया है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने PMEH यानी कि पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वें नंबर जो प्रश्न है, आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल संस्थान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, और अंत में ये भी बताएं कि आपने 75 GK GS क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किए। तो यहाँ जो कौन सा पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस स्टेडियम यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित पहला स्टेडियम है? तो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु सौर ऊर्जा से संचालित पहला स्टेडियम है। 12वें नंबर प्रश्न की बात करें, बांग्लादेश की संसद को कहते हैं, तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो बांग्लादेश की संसद को जो कहते हैं जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। बात करें 13वें नंबर प्रश्न की, मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, मौर्य शासक जिसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, वो चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्हीं के प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? तो भारत की पहली महिला विधायक कौन थी दोस्तों? तो ये था मिथुलक्ष्मी रेड्डी। मिथुलक्ष्मी रेड्डी जो थे भारत की पहली महिला विधायक थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वें नंबर प्रश्न की बात करें, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो हड़प्पावासी सॉरी दोस्तों, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? 15 का जो सही आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। भाव चित्रात्मक यहाँ की जो लिपि थी, यानी कि हड़प्पा की जो लिपि थी दोस्तों भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पावासी किस प्रकार के प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? जो चित्रलिपि यानी कि चित्र द्वारा वो दर्शाया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वें नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो संबंधित है दोस्तों उसका देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है किससे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये हो जाएगा स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई से। स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ था? आतंकवादी हमला हो गया था, उन्हीं को बचाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, वही उसी को कहते हैं। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। 18वां नंबर जो प्रश्न है, रमन इस राज्य का धार्मिक समारोह है, अनुष्ठान नाट्य कला है। तो रमन किस राज्य का जो है धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कलाकारी है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड का रमन। ठीक है दोस्तों, रमन पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, मीनाक्षी मदन रॉय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है? मीनाक्षी मदन रॉय को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय में। कौन से न्यायालय में? सिक्किम उच्च न्यायालय में। करंट से भी आपको 3 से 4 प्रश्न देखने मिलेंगे बिहार सचिवालय के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर से भी 2 से 3 सवाल रहते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो अमेरिका द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा अमेरिका द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 20 का आंसर 3 हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है दोस्तों। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है शेखपुरा हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 21 का 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक पूछे तो पटना हो जाएगा। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो अलाई दरवाज़ा बनाया गया है वह नई दिल्ली में स्थित है। लाल किला भी नई दिल्ली में ही है, इंडिया गेट भी नई दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यह नई दिल्ली में अवस्थित है। चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। 23वां नंबर प्रश्न की बात करें, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैसूर हो जाएगा। मैसूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है। मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान को भी कहते हैं। 24वें नंबर प्रश्न की बात करें, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो के.एम. मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसको देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसके। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन? भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन इसका सही आंसर हो जाएगा। के.एम. मुंशी द्वारा भारतीय विद्या भवन का स्थापना किया गया था। चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। 25वां नंबर जो प्रश्न है, पूरा विश्व हीलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो 25 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला जर्मनी के साथ जोड़कर देखता है। पूरा विश्व हेलोकास्ट शब्द को जर्मनी के साथ जोड़कर देखता है। चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। 26वां नंबर जो प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका
क्या थी? तो एक कोतवाल की जो सही भूमिका थी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कोतवाल का क्या क्या काम था कि कानून और व्यवस्था पर पकड़ बनाए रखना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वें नंबर प्रश्न की बात करें, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस नियम से जाना जाता है? तो ये शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम 1929 में आया था, जिसे बाल विवाह अवरोध अधिनियम कहा जाता है। चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। 28वां नंबर जो प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। कहाँ की? बॉम्बे में। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान मुंबई हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में, यानी कि जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होगा पश्चिमी चंपारण का होगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण का, उसके बाद गया का, उसके बाद पूर्वी चंपारण का। ये क्रम हम लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल होगा, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण। तो ये सही क्रम हो जाएगा। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वें नंबर प्रश्न की बात करें, 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है या अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो अटाला मस्जिद किस शहर में है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जौनपुर हो जाएगा। अटाला मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर में हो जाएगा। चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। 31वां नंबर जो प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय यानी कि जीएमटी के ठीक आगे पीछे बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जीएमटी के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है, तो जीएमटी के बारे में देखते हैं। तो जीएमटी पूछ रहा है कि किस शहर से होकर गुजरता है? तो जीएमटी लंदन से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का ए, लंदन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 32वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि चोल नायकन, करुम्बा और कट्टू नायकन, कादर और कोड़गा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति है? जनजाति से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो पूछ रहा है किस क्षेत्र की जनजाति है? तो ये जो जनजाति है दोस्तों, ये हो जाएगा कहाँ का? तो केरल का जनजाति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वें नंबर प्रश्न की बात करें, हीरो साइकिल दुनिया का सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में इन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो हीरो साइकिल की प्रथम दुकान 1956 में खोली गई थी। और हीरो साइकिल का जो 1956 में प्रथम दुकान जो खोला गया था दोस्तों, वह खोला गया था लुधियाना पंजाब में। वह कहाँ खोला गया था? लुधियाना पंजाब में। हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में वह पहली दुकान लुधियाना पंजाब में खोली गई थी। चलते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। 34वां नंबर जो प्रश्न है, ट्राफल्गर स्क्वायर विश्व का किस शहर में स्थित है? ट्राफल्गर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। ट्राफल्गर स्क्वायर लंदन में स्थित है। चलते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। 35वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 35वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए, निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ जो सही सुमेलित है दोस्तों, ये कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, ये सही सुमेलित है। तो भीम बांध अभ्यारण्य ये जो है दरभंगा में नहीं होगा। तो जो 35 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में स्थित है। चलते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, 38वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। गणित का जो नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो एबल पुरस्कार कहते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एबल प्राइज को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। 39वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राज्यपाल का जो दोस्तों शासनकाल है वह कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री पूछे, राष्ट्रपति पूछे,
लोकसभा सदस्य पूछे, विधानसभा सदस्य पूछे, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो हमें इसे याद रखना है। चलते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो अशोक चक्र का जो रंग है दोस्तों वो कैसा है? तो अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। अशोक चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला है। भारतीय ध्वज का जो डिजाइन है पिंगली वकैया द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। 41वें नंबर प्रश्न की बात करें, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत का राष्ट्रफल के रूप में घोषित किया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रफल है दोस्तों वह क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रफल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? तो गुलाब है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नए साल चैत्र से स्टार्ट होता है तो आंध्र प्रदेश में उसे उगादी कहते हैं और महाराष्ट्र में उसे क्या कहते हैं? तो महाराष्ट्र में कहते हैं गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में जो चैत्र स्टार्ट होता है उसे गुड़ी पड़वा कहते हैं और आंध्र प्रदेश में उसे उगादी कहते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 43वें नंबर प्रश्न की बात करें, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो 43 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लुधियाना। लुधियाना में गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है। चलते हैं 44वें नंबर प्रश्न की बात करें। 44वां नंबर प्रश्न है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार का निर्वाह के लिए लगभग सभी फसल उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे जो पारंपरिक रूप से कहा जाता है दोस्तों उसे जीविका कृषि कहा जाता है, जिससे उसका जीविकोपार्जन हो सके उनके परिवार का और उनका, उसे जीविका कृषि कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वें नंबर प्रश्न की बात करें। 45वां नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद रोपण फसल नहीं है? खाद रोपण फसल नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये चाय हो जाएगा। खाद रोपण फसल नहीं है तो ये चाय हो जाएगा दोस्तों। चाय में जो उत्तेजित पदार्थ होता है वह थीन होता है। ठीक है। 46वें नंबर प्रश्न की बात करें, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंडक हो जाएगी। चलते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। 47वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 47वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है दोस्तों वह स्थित है कुतुब मीनार के परिसर में। कुतुब मीनार के परिसर में दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। 48वें नंबर प्रश्न की बात करें, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उकाई बांध भारत के किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यानी कि उकाई बांध किस राज्य में है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उकाई बांध गुजरात में हो जाएगा। उकाई बांध गुजरात में हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधिकारिक आदर्श वाक्य है? तो 49 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का राष्ट्रीय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑल इंडिया रेडियो का राष्ट्रीय वाक्य क्या है जो कि संस्कृत में है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है। चलते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। 50वां नंबर जो प्रश्न है, किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो कॉफ़ी के लिए एक नवीन ऐप की स्टार्ट किया गया है, एप्लीकेशन का स्टार्ट किया गया है। वह पूछ रहा है कौन सा एप्लीकेशन है? तो 50 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वो हो गया कॉफ़ी ब्लैकचेन। कॉफ़ी ब्लैकचेन कॉफ़ी का एक ऐप है। चलते हैं 51वें नंबर प्रश्न की ओर। 51वां नंबर प्रश्न है जो मैच करने वाला है, निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है दोस्तों, तो सुमेलित करना है, इसको पहले छोटा कर लेते हैं उसके बाद सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है। 51वां नंबर जो है उसको सुमेलित करना है, जो सुमेलित कर लेते हैं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। स्पेग्नोमैनोमीटर, स्पेग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? स्पेग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं। उसके बाद बात करें पायरोमीटर से विकिरण ऊर्जा, नहीं पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। अब बोलोमीटर से विकिरण ऊर्जा मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग मिलाकर देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न हो गया। चलते हैं 52वें नंबर प्रश्न की ओर। 52वां नंबर प्रश्न की बात करें, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल क्या होता है? तो पृथ्वी के द्वारा
लगा आकर्षण बल जो हो जाता है वह अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। वह किसी बल के बराबर होता है तो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। 53वें नंबर प्रश्न की बात करें, शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो शिकार या परिभक्षियों का या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ जो है किस गुण का प्रयोग करते हैं? तो वो हो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। चमगादड़ प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं, जिससे उन्हें शिकार अथवा डॉल्फिन भी यही प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। चलते हैं 54वें नंबर प्रश्न की ओर। 54वां नंबर जो प्रश्न है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या है? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु लोहा भी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, स्प्रिंग भी हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा सभी। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु लोहा, हीरा, स्प्रिंग सभी हो जाएंगे। चलते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से सबसे अधिक उष्म क्षमता वाला है, सबसे अधिक उष्म क्षमता वाला कौन सा है? तो जल हो जाएगा। सर्वाधिक ऊष्मा जल में होती है, क्योंकि भाप से सर्वाधिक जलन होती है। चलते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो पानी में हवा का जो बुलबुला काम करता है दोस्तों, वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। पूछेगा पानी का हवा का बुलबुला दिखता किस तरह है? तो उत्तल लेंस की तरह दिखता है और अवतल लेंस की तरह काम करता है। चलते हैं 57वें नंबर प्रश्न की ओर। CFL एवं LED में क्या तात्पर्य है? CFL और LED में क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा क्या? ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों। ये कौन कौन से हो जाएगा? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा, वाष्प और संदीपन का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। CFL का औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होता है। उसके बाद LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत में सक्षम होता है। तो ये तीनों इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 58वें नंबर प्रश्न की बात करें, जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है? तो जब अर्धचालक का डोपिंग किया जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? अर्धचालक का जब डोपिंग किया जाता है तो ये चालकता बढ़ती है। अर्धचालक का जब डोपिंग किया जाएगा चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। चालकता बढ़ता है और प्रतिरोध घटता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। आधुनिक आयुर्विज्ञान विज्ञान में नाभिक वैज्ञानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में जो है दोस्तों, ये रेडियो आइसोटॉप्स हैं। ये वास्तव में क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स हैं। 60वें नंबर प्रश्न की बात करें, सामान्य जल का और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? तो ये क्या हो जाएगा? 8 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलते हैं 61वें नंबर प्रश्न की ओर। 61वां नंबर जो प्रश्न है, ध्वनि का वेग क्या है? ध्वनि का वेग जो है सूखी हवा में नमी हवा से कम, सूखी हवा में नमी हवा से कम जो है ध्वनि का वेग कहलाता है। चलते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। 62वां नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, ये मैथ का है। 62वां नंबर जो प्रश्न है ये मैथ का है, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन जो है बाद में देखेंगे। 63वां नंबर प्रश्न की बात करें, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 4.25 मिनट, 4.25 मिनट का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, सॉरी दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1.26 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.26 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। 500 सेकेंड लगभग समय लगता है। चलते हैं 64वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। इस क्लास का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको इस PDF दे दिया जाएगा। तैरना गति के किस नियम का कारण है? आदमी अगर तैरता है तो वह किस नियम के कारण तैरता है? तो 64 का यहाँ जो आंसर हो जाएगा तीर्थ नियम के कारण, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल के तीसरे नियम का परिभाषा है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जो तैरने में सहायता प्रदान करता है। 65वें नंबर प्रश्न की बात करें, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 66वें नंबर प्रश्न की ओर। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? तो किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। सोना को नोबेल धातु कहा जाता है। वहीं नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो नोबेल गैस जो है अक्रिय गैस कहलाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं 67वें नंबर प्रश्न की ओर। 67वां नंबर जो प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अमाप से। किससे हो जाएगा? अमाप से। 68वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग वाले तत्व को खाद बनाने वाले वर्ग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 5A। 5A के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व का कहा जाता है। चलते हैं 69वें नंबर प्रश्न की ओर। त्रिबंध में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो त्रिबंध में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। त्रिबंध में कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे? तो 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70वां नंबर जो प्रश्न है, पारनोइट्रिक अम्ल। पारनोइट्रिक अम्ल क्या होता है? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसे सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो जाएगा। चलते हैं 71वें नंबर प्रश्न की ओर। 71वां नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है? तो Mn में ऑक्सीकरण संख्या सर्वाधिक है। 71 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों K2MnO4। K2MnO4 में ऑक्सीकरण संख्या Mn में सर्वाधिक है। चलते हैं 72वें नंबर प्रश्न की ओर। 72वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसको देख लेते हैं। एक जलीय घोल का OH- सांद्रण 1 × 10⁻⁻⁴ है, तो घोल का pH मान कितना होगा? तो घोल का जो यहाँ pH मान हो रहा है दोस्तों, घोल का pH मान हो जाएगा कितना? तो 10 pH मान, घोल का pH मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलते हैं 73वें नंबर प्रश्न की ओर। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? तो सेलोनेसी कुल का पौधा है। बैगन किस कुल का पौधा है? सेलोनेसी कुल का पौधा है। 74वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन किस हार्मोन में मिला होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में आयोडीन हार्मोन मिली होती है। चलते हैं आज के जीके और साइंस के 75 प्रश्नों में से 75वां नंबर क्वेश्चन की ओर और आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो एमनियोटिक द्रव में। एमनियोटिक द्रव में। एमनियोटिक द्रव में, यानी कि 75 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने देखा किरण पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 भी अवेलेबल करा दिया गया है। इससे पहले आपने अरिहंत का भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल आपको करा दिया गया है। क्राउन का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो गया है। प्लेटफॉर्म का अवेलेबल हो गया है। बात करें एडुटेरिया का भी अवेलेबल करा दिया गया है और स्पार्क का भी जल्द आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। परीक्षा में कुछ ही दिन बचा है दोस्तों। लगभग जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल हैं आप उनको एक बार जरूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका जीके जीएस जितना रिवाइज होगा आपको माइंड में उतना ही याद रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस क्लास का अगर PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट करके हमें एक बार ज़रूर सुझाव दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।